हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज एकेडमी। सीटेड एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 5 है। इसमें देखिए 1857 की क्रांति आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर एग्जाम्स में लगभग एक या दो क्वेश्चन इससे मिलते ही हैं। ठीक है, तो 1857 और उसके बाद क्या स्थिति रही भारतीय उपमहाद्वीप की, तो वो यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, ओके। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और जो भी आपका फीडबैक है उसको ज़रूर दीजिए। ये देखिए उस समय का चित्र है। सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए ये विद्रोह 1857 के उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। ठीक है, सिपाही और किसान विद्रोह की यहाँ पर बात हो रही है। तो नीतियाँ और लोग उस समय कैसे थे वो जानते हैं। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा था। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्यवाहियाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान लें। ऐसा था कि उस समय जो वैलिड संतान हुआ करती थी उसको ही वो राजा मानते थे। अगर गोद ले लेते थे तो उसको राजा नहीं मानते थे। उनसे क्या करते थे, जो राजा का जो क्षेत्र था वो कब्जा कर लेते थे और उस पर अपना शासन चलाते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी के से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वे मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। ठीक है, अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। वो उसका कहना था कि अगर राजा का असली पुत्र नहीं है, वैलिड पुत्र नहीं है, तो राजकाज का जो काम है वो कंपनी के हाथों में आ जाएगा। अवध की रियासत और अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई, तो आपको सन याद रखनी होगी 1801। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ठीक है, बट ऐसा नहीं था भाई। एक भारतीय इंसान को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, ना कि कोई बाहरी इंसान। ठीक है, कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा किए गए सिक्कों पर वे मुगल शासक का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 के गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा बदलाव इन्होंने किया। 1856 में कौन गवर्नर जनरल था, तो याद रखिएगा कैनिंग था, जिन्होंने ये फैसला किया। अब समझिए भारत में आकर वो खुद फैसला कर रहे हैं कि भारत का राजा कौन होगा, उस पर आधिपत्य किसका होगा। ठीक है, तो सबसे आखिरी अगर पूछा जाए कि मुगल बादशाह कौन रहे हैं, तो वो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह रहे। अब बात करते हैं किसान और सिपाही की। गाँव में किसान जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थीं। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की कंपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। ठीक है, कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि लोग समझते थे कि समुद्र के पार में जो जीवन है वो नष्ट हो जाता है और देवी देवता उन पर प्रकोप डालेंगे। इस वजह से वो समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने से ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। 1856 ने कंपनी
को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून से साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा, ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि 1824 में जब बर्मा जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने अपने नियमों में बदलाव किया 1856 में। सिपाही गाँव के हालात से परेशान थे, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गाँव को छोड़ कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। तो ये दो नियम तो आप सभी समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा का जमकर प्रोत्साहन किया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन की व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ईसाई धर्म अपना लिया तो आपकी जो ज़मीन है, आपके पुरखों की जो ज़मीन है, उसको ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो पुरखों की ज़मीन भी आपकी ही रहेगी। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों में और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ये देखिए, उत्तर भारत में बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए। जनता की नज़र में उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़ें। तो ये स्रोत 1 है 84 नियमों की सूची। तो 84 नियमों की सूची क्या है? यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा, कौन है? महाराष्ट्र में रहते थे विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। तो अगर ये आ जाए कि माझा प्रवास पुस्तक किसने लिखी है, तो ब्राह्मण विष्णु भट्ट ने लिखी है। वो कहाँ के निवासी थे? महाराष्ट्र के एक गाँव के। विष्णु भट्ट उसके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है। कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी। राजा ने कहा है कि अगर वे नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों पर लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। ठीक है, तो ये क्या है? एक सिपाही ने ये सारी जो वृत्तांत है, ये सारी जो बातें हैं, ये विष्णु भट्ट को बताई जब वो मथुरा जा रहे थे। दूसरा क्या है? जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी के सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, मतलब उनसे कहा कि आप अपने बारे में लिखिए जो आपने अभी तक यहाँ महसूस किया है, समझा है, सीखा है। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। नारगेट वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सीताराम से कहा था कि आप लिखिए फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ठीक है, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों में एक अंश यहाँ पर है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह और को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी, अगर सिपाही मिलकर काम करें, इन सुझावों को अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। तो ये उनकी पुस्तक फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार का एक अंश है। ओके, ये देख लीजिए। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला,
करके उनके घरों में घुस जाते हैं, इमारतों में आग लगा देते हैं। तो ये यहाँ पर लोग हैं और ये सिपाही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्रोत 2 का शेष है। संयोग से ये सीताराम का ही है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों की नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों में कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहाँ से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। तो ये याद रखिएगा कि जब 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण है वो यही है कि सिपाहियों को जो कारतूस दिए जा रहे थे उनमें ये खबर फैली कि गाय और सूअर की चर्बी है। ठीक है, हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उन्हें मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इसे ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए गाय एक पवित्र पशु मानी गई है हिंदू धर्म में, तो अगर उसका गौ मांस जो है व्यक्ति के मुंह में जा रहा है तो वो उनके लिए धर्म भ्रष्ट करने जैसा था। कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी तो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही है, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चलने की हिदायत दी। तो ये सीताराम पांडे के फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार पुस्तक के कुछ अंश थे। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष अनोखी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। 1857 की जो क्रांति थी वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद जो क्रांतियाँ हुई हैं वो इसी से प्रेरित होकर हुई हैं। ठीक है, जिससे आज हमारा देश आज़ाद हो सका है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक है, इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू में हुई बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोह तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी के उपनिषदवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। सैनिक विद्रोह जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। तो 1857 की जो क्रांति है उसको सैनिक विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है, कि 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये कैवलरी लाइनों में युद्ध है। मेरठ से दिल्ली तक देखते हैं। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, तो ये जो 1857 की क्रांति का मुख्य कर्ता धर्ता किसको माना जाता है? मंगल पांडे को। ये भी एक सिपाही थे, को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। अगर ये पूछा जाता है कि मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट से आते हैं तो ये बैरकपुर है। चंद दिनों बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों तथा फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दे दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त थी। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर, ये जो तारीखें दी गई हैं ना, 9 मई 8 अप्रैल, तो ये भी जानना और याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले क्या होता था, एग्ज़ाम्स में सन पूछ लिया करते थे, लेकिन अब क्या है, पूरी तारीख पूछते हैं, साथ ही साथ मंथ भी पूछते हैं और सन जो है, ईयर है, उसको भी पूछते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको पूरी एक तारीख याद होनी चाहिए। मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे जो है शासक रहे हैं। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार, ये देखिए मंगल पांडे की जो स्मृति टिकट है वो है, ये मंगल पांडे जी हैं।
मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई को रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर मिली, दिल्ली की तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया। इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों से भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही अड़े रहे। मतलब बादशाह नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज कहीं ना कहीं ताकतवर हैं। लेकिन आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर नहीं चाहते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उनकी सिपाहियों की जो मांग है वो माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह से के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेज़ों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों पर शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत हो ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों पर शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो वो भी ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि जल्द ही अंग्रेज का जो शासन है, अंग्रेज की जो सत्ता है वो यहाँ से ख़त्म हो और मुगल शासन वापस आ जाए। अंग्रेज़ों की इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल वही बात हो गई कि जब आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं, तब आप पढ़ाई नहीं करते। बहुत से बच्चे कब पढ़ाई शुरू करते हैं, जैसे ही उनको अपना टारगेट दिखने लगता कि हाँ भाई 7 जुलाई को हमारा CTET का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मोस्टली क्या होगा, मई से स्टार्टिंग हो जाएगी पढ़ाई की कि हाँ भाई 2 महीने में हमें जल्द से जल्द करना है। रास्ता दिखाई देने लगेगा, मंजिल दिखाई देने लगेगी। 7 जुलाई एक डेड डेट हो गई। ठीक है, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद, आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। यही हम पहले भी बता रहे थे कि 1857 की क्रांति के बाद से अंग्रेज़ों के खिलाफ छोटे मोटे बड़े स्तर पर हर जगह विद्रोह होने लगे थे। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि अब उनको एक रास्ता दिखाई दे रहा था अपनी ज़िंदगी को आसानी से अपनी मर्जी से जीने का। वे स्थानीय नेताओं और जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए थे। ये लोग अपनी सत्ता को स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। ठीक है, उन्होंने क्या ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के अंतर्गत उनके तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिराजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है, बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेगम हज़रत महल कहाँ से थी? लखनऊ से। ठीक है, लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो मांडला क्षेत्र है उसमें राजगढ़ की रानी कौन थी? अवंतीबाई लोधी थी। ओके, विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों का विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खासतौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया था कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव में हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं।
इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा चुके थे, जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारी गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। अब याद रखिएगा, बरेली के सिपाही कौन थे? बख्त खान। इस बगावत में कुछ मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार में एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब हमने अपना सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तब ये क्वेश्चन आया था कि कुंवर सिंह जो है वो किस इलाके से संबंधित हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो कुंवर सिंह कहाँ से हैं? बिहार के जमशेदपुर से, ये भी याद रखिएगा। कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। कुछ चीज़ें आपको खुद जाननी होंगी, जैसे कि यहाँ पे बरेली लिखा है, तो बरेली में किस शहर गांव से, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह कुंवर सिंह है, तो कुंवर सिंह जैसे बिहार से संबंधित है, तो बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आप सर्च करिएगा। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोहों के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। ये तात्या टोपे की स्मृति का चित्र है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर को कौन सी जेल में रखा गया है? रंगून जेल में। और 1858 में और 1862 में उन्होंने वहाँ पर ही अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 सालों तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे से चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। ये वही अवंतीबाई लोधी हैं जिन्होंने 4000 सैनिकों के साथ में अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी। शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपनी आप को अंग्रेज़ों की फ़ौज से घिरा पाया। वे शहीद हो गईं। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों को हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए, क्योंकि भारत जो है वो सोने का, मसाले की, हर तरह से एक समृद्ध देश था। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि उनका आधिपत्य, उनका जो शासन है वो यहाँ से छूट जाए। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर दें, तो अगर उन्हें किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे, ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोहियों और नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए। उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह के बाद के वे साल हैं वो देख लेते हैं। ये देख लीजिए, अंग्रेजी टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। तो इनके जो बदलाव हुए हैं उनको देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो ये याद रखिएगा, कंपनी का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को कब सौंपा गया? 1858 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे अधिकार हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य को कब सौंपे गए हैं? 1858 में। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया।
उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। तो इंडिया काउंसिल का गठन कब किया गया? 1858 में। ओके। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। तो ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल से वायसराय का ओहदा, जब गवर्नर जनरल से वायसराय कब बनाए गए? 1858 में। ठीक है, तो ये 1858 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। क्या क्या चीज़ें 1858 में हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। दूसरा है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों तथा यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। वो स्वामियों और ज़मींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थापित देने की नीतियाँ बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ठीक है, ये देखिए उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र। तो यहाँ देखिए रेड वाला जो है विद्रोह के मुख्य केंद्र है और जो ब्लैक वाली ट्रायंगल है वो विद्रोह के अन्य केंद्र हैं। ठीक है, तो मुख्य केंद्र कौन से हो गए आपके? मेरठ है, दिल्ली है, बरेली है, लखनऊ है, फैज़ाबाद है, कानपुर है, झांसी है। तो इन क्षेत्रों में कौन रहा है, कौन नेतृत्व करता रहा है, किसने यहाँ का नेतृत्व किया, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे झांसी से कौन रही हैं? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल रही हैं। कानपुर से नाना साहब रहे हैं। ठीक है, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र रहे हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एक केस स्टडी है। इसको जब आपको PDF दी जाए तब आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पूरी ही केस स्टडी है। इसके बाद आपके जो एक्सरसाइजेज हैं वो यहाँ आ गई हैं। तो इन सबको आप लोग अच्छे से देख समझ लीजिएगा। PDF आपको जैसे ही 8 चैप्टर इसके हो जाएंगे वैसे ही दे दी जाएगी। 3 चैप्टर रह गए हैं, वो 3 दिन में और कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर ज़रूर करिए। और इसके बाद क्लास जैसे ही 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, क्लास 6th की हिस्ट्री की मैराथन आएगी। उसके बाद क्लास 7th की हिस्ट्री, ये वीक टू वीक आपकी आ जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।